and it is not getting completed. And another broad gauge railway line is from Nagpur to Nagbir. That is also, the work is going on slowly. That is the replacement of narrow gauge with the broad gauge. And the Honorable Minister can give the when that will be completed and whether they will expedite the matter and will complete as early as possible. Another thing is that in where this scheme starts from Vadsa, so their underpass has been prepared on the station. So huge water is accumulated during the rainy season under the breeze, and it is very difficult to go another side, and that is way is abandoned for days together. So that has to be done. Another thing is that the train number Vadsa to Chanda Fort 08808 passenger train, that Chanda Fort to Gondia 08805, train number 08724 Gondia to Raipur, train number 57160 Kajipet to Nagpur. These trains have been abandoned, not running since COVID period. So whether the Honorable Minister can start immediately these trains to make convenient to the people, because our people very far area and very remote area, so they face very inconvenient in this matter. So these trains those were not running. So previously it was running before COVID, but they have stopped, and now after COVID is over, so I request that these trains have to be started, and immediately when they will start, they will give the time. माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्य, सदन में जब प्रश्नकाल हो या और कभी भी भाषण हो तो जेब में हाथ डालकर प्रश्न पूछे, न भाषण न दें, इसका ध्यान रखें। और लोग भी ध्यान रखें, बोर्ड लोग करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के लिए रेलवे के एलोकेशन में बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया गया है और महाराष्ट्र पूरे के पूरे स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए। मैं पहले माननीय सांसद महोदय के वडसा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट के विषय में कहूँगा। वडसा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया से इम्पैक्ट करने वाले एरिया को भी एक बहुत बड़ा मिटिगेशन देता है और वहाँ की जो गरीब आदिवासी जनता है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लैंड एक्विजिशन का जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक इसके लिए लैंड एक्विजिशन की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन श्री देवेंद्र फडणवीस जी और श्री एकनाथ शिंदे जी ने सरकार बदलने के बाद में लैंड एक्विजिशन पे बहुत अच्छा काम किया और पिछले साल 2023-24 में करीब जितनी इसके लिए लैंड रिक्वायर्ड थी 220 हेक्टेयर वो सारी एक्वायर हो गई है। फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से फॉरेस्ट की सारी परमिशंस मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से आगे चल पड़ा है। इसके अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, माननीय अध्यक्ष जी, 2009 से 2014 का जो यूपीए काल था उसमें पूरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के मिलते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर इधर भी देख लो सर। किधर देखूंगा? माननीय सदस्य की ओर देखूंगा। चलो माननीय। I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible.
This is my question. And another, those trains have not been running. So whether these trains will be started as early as possible to make convenient to the people of my constituency. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रोजेक्ट की गति बढ़ गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जितने फंड्स इसके लिए चाहिए वो सारे सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात दूसरी ट्रेन्स की, माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा, डिटेल्स जब भी लेके आए साथ में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह। मैं माननीय मंत्री जी का से पूछना चाहता हूं कि वाराणसी जिले से सटे चंदौली जिला है, मैं उस क्षेत्र से सांसद चुन के आया हूं। मेरा ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। मात्र रेलवे ही एक ऐसा साधन है जिसके गरीब को आने जाने के लिए उसको व्यवस्था है। लेकिन जब से कोरोना के बाद हमारे क्षेत्र में आने वाले 3-4 जो स्टेशन है उस पर जो रुकने वाली ट्रेन है वो ट्रेनें बंद हैं। इसलिए गरीबों को गंतव्य स्थान तक आने जाने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मुगल सराय से गया लाइन है और उसमें चंदौली और सैयद राजा स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन है, जो देहरादून एक्सप्रेस अप एंड डाउन, जम्मू तवी एक्सप्रेस अप एंड डाउन और गंगा सतलज एक्सप्रेस अप एंड डाउन जैसे पहले रुकती थी, क्या माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि ये ट्रेनें फिर से वहां पे रुके और लोगों को सुविधा मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ये प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित था और गढ़चिरौली एरिया से संबंधित था। फिर भी माननीय सांसद महोदय अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में या इंडिविजुअल ट्रेन्स के बारे में जब भी चर्चा करना चाहे आपका स्वागत है। और इनफैक्ट सभी माननीय सांसदों का हमेशा रेल भवन में जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल ट्रेन या इंडिविजुअल स्टॉपेज के बारे में चर्चा करना चाहे आपका स्वागत है, बैठ के चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का जवाब शायद न दूं। वापी हल्दर। वापी हल्दर। স্যার প্রথমেই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বলতে দেওয়ার জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে मैं माननीय मंत्री महोदय से ये बात आपकी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन आधे घंटे पहले लिख के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো, রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য এক্সটেনশনের জন্য মাননীয় তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার, তিনি ওই সময় রেল লাইনের জন্য বাজেট করেছিলেন, কিন্তু আজও পর্যন্ত তার জায়গা নিশ্চিত হয়েছিল, কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই লাইনের কাজ শুরু হয়নি। ওই এলাকার প্রায় কয়েক লক্ষাধিক মানুষ সুবিধা পেতে পারতো, ওইটার জন্য আজও পর্যন্ত সেটা হয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব যাতে সেই কাজটা দ্রুততার সাথে হয় এবং মানুষ যাতে তার উপকার পায় সেটা ব্যবস্থা করার জন্য। जयनगर से मथुरापुर तक रेल लाइन जब तक नहीं क्विक हो तो वहाँ का बहुत सारे लोग इसका सुविधा उठाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में जब भी माननीय सांसद आए उनके साथ अलग से चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस विषय पर बीएससी में चर्चा जब डिमांड ऑफ ग्रांट पे होगी तब सबको बोलने का मौका मिलेगा। 23 विष्णु दयाल राम। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, आंसर सभा पटल पर। माननीय सदस्य। 30 नंबर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनके विस्तृत उत्तर के लिए। अध्यक्ष जी, उनके उत्तर से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों को विभिन्न गुणवत्ता वाले कोयले का वितरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं
कि ये कोयला का वितरण किसी मापदंड पर आधारित है, राज्य की आवश्यकता पर आधारित है, या इसका अभी तक कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। जिस राज्य में जिस तरह के कोयले की आपूर्ति हो, जिस तरह के कोयले का उत्खनन हो रहा है, उस तरह के कोयले की आपूर्ति की जा रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर एनुअल का एक एक्शन प्लान बनाकर हमारा कोल मिनिस्ट्री को देते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, पावर प्रोजेक्ट्स क्या है, और गवर्नमेंट का दृष्टिकोण से कोई पब्लिक सेक्टर का स्टील इंडस्ट्री ऐसा सब देखने के बाद वो एक्शन प्लान बनाते हैं। उसके आधार पर कोल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज हम अलकेट करके सप्लाई करते हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में कोयला खदानें बंद हैं। करीब करीब 380 मिलियन टन कोयला अभी सुरक्षित है इन खदानों में, और करीब करीब 30 से 40 मिलियन टन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में एक ऐसी ही कोयला खदान है रजारा, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है, परंतु उसको खोलने का सारा उपाय किया जा चुका है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। केवल 23 विस्थापितों को नौकरी देने का प्रश्न है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की भी सहमति प्राप्त हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एश्योरेंस के रूप में, कि ये कोयला की खदान रजारा कब तक खुलेगी और उन विस्थापितों को कब तक नौकरी मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश भर में कोल इंडिया के द्वारा 2014 के बाद 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिए थे, जो यूपी के ज़माने में जो कोल स्कैंडल हुआ उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 204 कोल माइंस का जो अलोकेशन था पेपर के ऊपर, वो अलोकेशन रद्द करके ये कोयला ये नेशनल प्रॉपर्टी है, ये कोई व्यक्तिगत आधार पर नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलने के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नया पॉलिसी लाया है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ कोयला अलोकेशन का काम शुरू किया है। आज मैं लगभग आज टोटल कोल माइंस इन ऑपरेशन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 322 कोल माइंस ऑपरेशंस में है, और सिंगरेनी का लगभग 42 कोल माइंस ऑपरेशंस में है। कमर्शियल एंड कैप्टिव माइंस 54 है। देश में 418 कोल माइंस आज ठीक तरीके से चल रहे। अभी आने वाले 15 कोल माइंस जल्दी ऑपरेशन करेंगे। आज मैं आदरणीय आपके द्वारा सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, देश में कोल शॉर्टेज अभी नहीं है। लगभग जो टारगेट था CIL का टारगेट 99.23 हम अचीवमेंट किया है। सिंगरेनी का टारगेट 95% हम अचीव किया है। कैप्टिव माइंस का जो जितने भी है 102% हम अचीव किया है। टोटल लगभग 99.54% जो कोल प्रोडक्शन का जितने भी भारत सरकार के द्वारा हम नया इनिशिएटिव कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 99% 54.54% का प्रोडक्शन आज आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हर साल हम टारगेट रखते हैं, जो हर साल में टारगेट को हम 10% ऐसा बढ़ाते हो जा रहे। आज जितना कोल चाहिए, हमारा सरकार का हमारा इच्छा है इंपोर्टेड कोल कम हो, जितना कोल चाहिए इतना भारत सरकार सरबराह करने के तैयार है। दूसरा विषय है जो कोल माइंस का जो इश्यूज है, जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्लियरेंस हो, जैसा जैसा स्टेट गवर्नमेंट ओपनली थोड़ा कोऑपरेशन करके हमारे को समर्थन किए तो जल्दी ही पूरा कोल माइन सपोर्ट करेंगे। जैसा अध्यक्ष आदरणीय संसद का बताया, मैं जरूर सांसद जी से बात करके उनके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, हर एकड़ पे हम जितना लैंड एक्वायर करते हैं सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का शुरुआत थे। अभी स्लोली क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, इसके कारण से उनको आल्टरनेटिव सोचकर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर लैंड्स एक्वेशन के साथ साथ
एम्प्लॉयमेंट की जगह फाइनेंशियल एक्टिविटी देने का भी शुरुआत करें। जरूर भाई आदरणीय संसद से बात करके उन कॉन्स्टिट्यूंसी का समस्या को हल करूंगा। खनेन मुर्मू, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। सर, खगेन मुर्मू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, क्या कैला मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या मंत्रालय के पास जानकारी है कि राज्य किस प्रकार की पहलों के लिए रॉयल्टी राजस्व का उपयोग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो संबंधी विवरण। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कोयला का संबंधित तो जितने भी माइनिंग होते हैं, जो ऑक्शन के द्वारा 2015 से जो ऑक्शन का काम शुरू किया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ कोयला माइंस का एक्शन हो रहा है। इसमें जो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को लगातार कोल जो माइंस के ऑर्गेनाइजेशन है वो देते रहते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो टोटल जो बिलिंग होते हैं उसमें रॉयल्टी 14% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, जिसमें जो अफेक्टेड पीपल है, अफेक्टेड लोग रहते हैं, उसका भला करने के लिए, उनका वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए जो लैंड लेते हैं, इसके लिए डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कलेक्टर के नेतृत्व में रहते हैं। उसके लिए 4.2% डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में रहते हैं। उसके साथ एक जीएसटी रहते हैं, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 2.5%। उसके बाद नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो एनमेट रहते हैं, उसका 28%, लगभग 21% स्टेट गवर्नमेंट्स को हम देते हैं। एग्जाम्पल झारखंड हो, उड़ीसा हो, ऐसे प्रदेशों में, झारखंड में लगभग इसमें रॉयल्टी के द्वारा हर साल अच्छे अमाउंट लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। वैसा ही जैसा मैं आप सब लोगों से, जितना कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्लियरेंसेस मिलेगा जल्दी ही, क्योंकि हम पूरा ऑक्शन के द्वारा ही हम कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट कर रहे। कोई पुराने जैसा यूपीए के जैसा कोई पेपर के ऊपर चिट्ठी देकर अलॉटमेंट नहीं करे, ऑक्शन के द्वारा में करते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी पूरा कोऑपरेशन करके ये एक्शन में सपोर्ट किए तो जरूर जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल भी, रॉयल्टी भी उनको मिलेगा। मैं आपके द्वारा अनुमति। आज सभी पहली बार चुन के आए माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री दी जा रही है। श्री वाई गद्दम। Thank you, sir, for this opportunity. I come from Peddapalli, Telangana, where we have 15 lakh voters, out of which 5 lakh voters belong to the Singareni workforce, sir. As you all know, PSUs ensure employment and benefits continue to the larger workforce of our country. I request Honorable Kishan Reddy Garu not to privatize Singareni coal mines and to ensure direct allotment to Singareni, because Singareni itself is under great difficulty. We have around 30,000 crores of receivable spending, sir. If allotment is done directly to Singareni, the majority of our workforce will benefit from this great decision. And also, I request to continue the benefits and the same number of jobs continue even if the government is not looking at this situation. I really request Singareni privatization not to be done and Singareni to be saved and public sector units continue, sir. Thank you so much. मैं आदरणीय संसद जी को बताना चाहता हूं, भारत सरकार कोई कोल माइन का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। सिंगरेनी में पूरा जितने भी, अगर सिंगरेनी प्राइवेटाइजेशन करना है उसमें 51% स्टेट गवर्नमेंट का है, 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और दूसरा जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है 100% स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए मैं आपके द्वारा संसद को
पूरे तेलंगाना जनता को मैं बताना चाहता हूं, सिंगरेनी कोल माइन